नमस्कार। एक बार फिर से हिंदी की तरफ। और आज हिंदी की जो सेकंड क्लास अपनी वो है किससे संबंधित, सर्वनाम से संबंधित। ठीक है। प्रोनाउन। प्रोनाउन जो सर्वनाम है हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो अपना ये जो सिलेबस है ये लगभग हिंदी ग्रामर का सभी जिस एग्जाम में हिंदी का सिलेबस है सभी से रिलेटेड है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर है वो है किसका, रीट एग्जाम। ठीक है, रीट से ये संबंधित है। अब यहाँ पर अपन को समझना है सर्वनाम कहते किसे। उससे पहले इनकी बाद में चर्चा करेंगे, जो मैंने पहले से ये लिख रखा है यहाँ पे। और इससे पहले समझ लेते हैं सर्वनाम है क्या। सर्व का मतलब होता है सभी, नाम यानी सभी का नाम। कारण क्या हुआ, सर्वनाम का प्रयोग क्यों आवश्यक है। पहली चीज तो जो संज्ञा है, संज्ञा की जो रिपीटेड, एक तो उसकी बारंबारता को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। यानी कि संज्ञा को बार बार जब अपन यूज में करते हैं तो वाक्य में भी थोड़ा सा ऐसा लगता है अजीब। ठीक है, तो वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमने क्या है, सर्वनाम का प्रयोग किया। संज्ञाओं के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लगभग जितनी भी संज्ञाएं हैं सब में हम किसका, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मान लो संज्ञा क्या चीज है, सीधी सी परिभाषा ये है, प्रकृति में जो चीज हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या छू रहे हैं उसे, वो सभी क्या है, संज्ञाएं हैं। जिस चीज को हम नहीं देख सकते वो भी संज्ञा है, और जिसको देख सकते हैं वो भी संज्ञा है। जिस चीज को हम छू सकते हैं वो भी संज्ञा है, और जिसको नहीं छू सकते वो भी संज्ञा है। यानी कि जो चीज अदृश्य है और केवल महसूस करने योग्य है तो उसे हम भाववाचक संज्ञाओं में रखते हैं। क्लियर। सर्वनाम का यूज का जो महत्वपूर्ण कारण है, यानी उपयोग क्या है, तो उपयोग यह है, एक तो वाक्य में संज्ञा की बार बार आवृत्ति को कम करने के लिए, दूसरा ये वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किसका, सर्वनाम का प्रयोग किया गया। क्लियर। तो ये यहाँ तक क्लियर हो जाता है। अब हिंदी में सर्वनाम जो है वो होते हैं, एक तो होते हैं 6 प्रकार के। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। लेकिन सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये हमें जानना है, और उनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। जो 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम है तो किस किस के साथ में किन किन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो चीज हमें जाननी है। तो आए समझे, ध्यान दें। हिंदी में सर्वनाम शब्द जो है वो है 11। कुल कितने हैं, 11। जिसमें से एक पहला है यह, वह, तुम या तू, मैं या हम, कोई, कुछ, कौन, क्या, आप, जो और सो। इस प्रकार से 11 जो सर्वनाम है ये हिंदी में हम क्या है, इनको काउंट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप जहां भी लिख रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको ये समझा देता हूं, ध्यान से आपको देखना है। इन तीनों के रूप, यानी कि जो फर्स्ट में लिख रखे हैं मैंने 11, इसी का जो रूप है, यानी कि सबके रूप नहीं बनाए जा सकते, केवल 8 ऐसे हैं जिनके रूप बन सकते हैं। ठीक है, सबके ना होकर के कितने के, 7-8 के रूप, जो रूप है वो हम यहां पर बना सकते हैं। क्लियर। तो ये आप एक बार अच्छे से काउंट कर लें। तो ये आपको काउंट करना है। एक और है, इसका और बना सकते हैं। 8वां जो है, मैं, मुझ और हम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 है, और 8 के रूप चल सकते हैं। और सभी रूपों के साथ में क्या है, परसर्ग यानी कि निपात का हम प्रयोग कर सकते हैं। कौन से निपात का, ही निपात का। जैसे प्रत्येक रूप के साथ में। ठीक है, तो वो बाद की बात है, उसको बाद में समझेंगे। पहले ये आप एक बार लिख लें, उसके बाद में हम एक एक करके सर्वनामों को पढ़ेंगे, और बड़े ध्यान से आप देखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब एक और है, ये 8 बनते हैं।
अब इसमें संबोधन जो रूप है यानी सर्वनाम है, संज्ञा का संबोधन रूप तो बनाया जा सकता है। जैसे अपन किसी दूसरे को नाम लेकर के जोर से क्या है पुकार है, तो वो क्या होगा, संबोधन होगा, यानी कि अपन उसको पुकार रहे हैं जोर से तो संबोधन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर्वनाम का कभी भी एक तो संबोधन में क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज ये ध्यान आपको रखना है कि सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ध्यान रहे, सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। जैसे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो इसके अनुसार, यानी कि अपन यह का प्रयोग कर रहे हैं तो यही आएगा। यह सीता है, यह मोहन है, इसका मतलब यह में कोई भी क्या है परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप किसी में भी कर दे, कौन का भाई है, कौन की बहन है, ठीक है, तू कौन है। अब इसमें हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के लिए इस वाक्य को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन को देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और वास्तव में ही इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि लिंग परिवर्तन के साथ में सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये सेम टू सेम रहेंगे, जैसे कि तैसे रहेंगे। ये आप एक बार लिख लें, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। क्लियर। अगर आप ये नियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला नियम है, चलो बाद में लिखा देंगे, एक बार इसको उतारो। सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते। ठीक है, यानी कि आप लिंग परिवर्तन कर लो। जैसे यह सीता है, अगर इसी को मैं लिखूं यह मोहन है, ठीक है। दूसरा देखो, सीता यह गाती है। अब ये क्या है, क्रिया के अनुसार वाक्य में ये तो लिंग तो बदल रहा है, हमें ये पता चल रहा है क्रिया के अनुसार। क्या पता चल रहा है यहाँ पर, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, यानी लिंग का पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सर्वनाम है उसके अनुसार हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। गाती है क्रिया का क्या है, सर्वनाम है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल रहा कि ये स्त्रीलिंग है, तो पता किससे चल रहा है, इस क्रिया से चल रहा है। क्लियर। यहाँ पर संज्ञा से हमें पता चल रहा है किसका, लिंग का, ठीक है। जैसे यहीं पर मैं लिख दूं यह गाता है। अब बताओ तो डिफरेंट कौन से में है, गाता है, गाती है, और यहाँ पर गाता है। तो इनसे यानी कि क्रिया से लिंग निर्धारण, ठीक है। यानी कि क्रिया से हमें क्या पता चल रहा है, लिंग का पता चल रहा है। और यहां पर संज्ञा से पता चल रहा है, संज्ञा से लिंग निर्धारण। क्लियर। यहां से ये पता चल रहा है संज्ञा से, और यहां पर ये। लेकिन यहां पर आप देखो, अपन को ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, परिवर्तन नहीं है। ये सभी वाक्यों में ये कैसा रहेगा, सेम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, यानी कि इस पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का यानी लिंग वचन का कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ रहा है। क्लियर। यहां तक आप क्लियर ये कर सकते हैं। दूसरा नियम एक और आप ध्यान रखें, सर्वनाम का संबोधन नहीं किया जा सकता। यानी संबोधन प्रयोग, संबोधन रूप, या संबोधन नहीं किया जा सकता, या संबोधन रूप नहीं बनता। क्लियर। यहां तक आप जान चुके हैं। तो एक तो सर्वनाम का संबोधन रूप नहीं बनता, एक इसमें लिंग
के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है। दूसरा एक और नियम लिख लो, सर्वनाम के साथ प्राय ही निपात या ही अव्यय जोड़ा जा सकता है। सभी के साथ में ही जोड़ा जा सकता है, सभी सर्वनाम के साथ। ठीक है, सभी सर्वनामों में ही को जोड़ा जा सकता है। जैसे तुम्हारे लिए ही, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या आएगा। सबसे पहले सर्वनाम, सूत्र इसका यह होगा, सर्वनाम प्लस प्रसर्ग, प्रसर्ग यानी कि कारक, और प्लस ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें यहाँ पर। क्लियर? तो इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, किसका? सर्वनाम का। तो एक एक करके हम अभी सभी सर्वनामों का क्या करते हैं? परिचय करते हैं। देखो, सर्वनाम के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। अब सर्वनाम के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। फर्स्ट प्रोनाउन इज कॉल्ड दैट पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से हिंदी के जो सर्वनाम है, शब्द हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा? जैसे मैं, हम, तू, आप, वे लोग आदि। क्लियर? तो ये जो शब्द हैं सभी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम। इन सब का किस में प्रयोग किया जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में। जो आगे दूसरा जो सेकंड नंबर का सर्वनाम आएगा वो है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें आते हैं केवल 2, और वो है यह और वह। ठीक है, ये प्रयोग के आधार पर आप समझते जाना। ठीक है, बाद में हम प्रयोग करेंगे इसका एक एक करके। तीसरे नंबर का जो है वो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन? कोई या कुछ। इसमें 2 सम्मिलित इसमें किए जाते हैं, कोई या कुछ। नंबर 4 का जो सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या। ठीक है, ये 2 हो गए। अगला 5th नंबर का जो है वो है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आएगा? केवल आप, या इसको बोलेंगे स्वयं।
ठीक है, आपका प्रयोग इसमें किया जाता है। और अगला जो है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो और सो, ये दो सर्वनाम। इस प्रकार से ये लगभग 11 सर्वनाम है अपने, और 11 के 11 को हमने इसमें क्या कर दिया, इन्वॉल्व किया है। और ये 6 प्रकार के सर्वनाम है। 6 प्रकार के में 11 प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं हमारे, उनका यूज अलग अलग किया जाता है। क्लियर? इतने हैं ये। क्लियर भाई? आगे देखो, एक एक करके अब अपन सर्वनाम को पढ़ते हैं। एक एक करके सर्वनाम पढ़ते हैं हम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले तो ये कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं, तो जो तीनों पुरुषों के बदले, जो तीनों पुरुषों के बदले प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। क्लियर भाई? जो तीनों पुरुषों में जो प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीनों शब्द कैसे, यानी कि तीनों पुरुष कौन कौन से होते हैं? पहला है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये तीनों की अपन चर्चा कर लेते हैं। ये भी 3 प्रकार का होगा। पहला है प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है उत्तम पुरुष। क्लियर? ये 3 पहचानेंगे कैसे इनको, कि कौन मध्यम पुरुष होता है और कौन उत्तम पुरुष होता है। तो सबसे पहले देखो, ये जो होगा मध्यम पुरुष हमेशा क्या होता है, श्रोता, यानी कि सुनने वाला। ये लिख लो, सुनने वाला। ठीक है। ये होता है वक्ता, कहने वाला। कहने वाला, ये वाक्य की बात है। और वाक्य में जो कहेगा वो हमेशा कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष। जो उसको सुनेगा, जिससे वो कह रहा है, वो कौन होगा, मध्यम पुरुष। और जिसके लिए कहा जाए या जिसके बारे में, जिसके लिए या बारे में, ये कौन सा होता है भाई, प्रथम पुरुष होता है। तो ये 3 पुरुष हैं, और जो तीनों में प्रयुक्त होते हैं उसे ही हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, उसे कहा जाता है। क्लियर? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, इनके तीनों के रूप भी हैं 3। ठीक है, तो मैं इनको दोबारा से लिखना चाहूंगा क्योंकि बैक में जगह नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, इनको शॉर्ट में मैं लिख देता हूं। ये तो होता है भाई श्रोता, ये होता है वक्ता, कहने वाला। ठीक है, ये सुनने वाला हो गया।
और जिसके लिए कहा जाए, के लिए कहा जाए। ठीक है, ये हो गया। अब इनके 3 ही रूप चलेंगे। ठीक है, कौन कौन से 3 रूप होंगे वो आप समझे। वह, तुम और मैं, ये तो हो गए इनकी जो सेकंड फॉर्म है वो इनकी हो गई। यानी एक वचन रूप में तो ये कैसे प्रयोग होंगे, इस तरीके से होंगे। एक वचन प्रयोग में किस तरीके से होंगे, इस तरीके से। यानी कि इनका एक वचन रूप है ये, एक वचन रूप इन तीनों का, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का जो एक वचन रूप है वो तो ये है। और इसके अलावा जो इनका बहुवचन है ये वो है, देखो ये है इनका बहुवचन रूप। क्लियर, वे सब, तुम सब, हम सब, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यानी जिसके लिए कहा जाए, जैसे यहाँ पर वाक्य अगर बनाया जाए तो वह आदमी बुरा है, वह व्यक्ति बुरा है। अब मैं जिससे बोल रहा हूँ वो कौन हुआ, तुम हुआ। ठीक है, और जो उत्तम पुरुष में होगा कहने वाला कौन हुआ, मैं। तो मैं अगर किसी को इंगित करके बोल रहा हूं कि वह व्यक्ति जो है वो कैसा है, बुरा है, तो यहां पर वाक्य समझ लेते हैं। वह व्यक्ति बुरा है। ठीक है, अब यहां पर वह जो है ये तो कौन है, उत्तम पुरुष। ठीक है, ये जो है वह व्यक्ति, ये जो है ये कौन है, प्रथम पुरुष। ठीक है, इस वाक्य के अनुसार। अब इसमें साइलेंट कौन है, मध्यम पुरुष, जिसको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, वो कौन है, मध्यम पुरुष है। क्लियर, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसमें यूजेज इनका होगा। वे सब फल बेकार हैं। ठीक है, अब वे कौन हुआ, उत्तम पुरुष। ठीक है, वे सब। अब कहने वाला कौन है, मैं हूं। तो मैं जिनके कह किसके लिए रहा हूं, यानी कि प्रथम पुरुष के बारे में। वे सब फल, ये कौन हो गए, प्रथम पुरुष। ठीक है, और यहां पर जिसको बोल रहा हूं वो कौन हुआ, मध्यम पुरुष। और बोल कौन रहा है, मैं बोल रहा हूं, तो मैं कौन हो जाऊंगा, उत्तम पुरुष। ठीक है, तो यही ये चीज समझनी है। लेकिन इसमें केवल दिया कौन सा हुआ है, अगर वाक्य के हिसाब से देखा जाए, अगर छांटा जाए इसको, तो इसमें केवल प्रथम पुरुष हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन अर्थ जो है, अर्थ करेंगे तो सीधी सी बात है, जो कोई ये इस वाक्य को बोल रहा है, यानी कि मैं किसी व्यक्ति को फलों की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा हूं कि वे सब फल कैसे हैं, बेकार हैं या खराब हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को बोल रहा हूं, एक तो वो मान लो दुकानदार को ही मैं बोल रहा हूं, तो दुकानदार कौन हुआ, मध्यम पुरुष हुआ। मैं कौन हुआ, उत्तम पुरुष हुआ। और जो किसके लिए बोल रहा हूं, प्रथम पुरुष कौन सा हुआ, फल। ठीक है, फलों के बारे में बोल रहा हूं तो वो कैसा होगा, प्रथम पुरुष हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप उतारिए, आगे चर्चा करेंगे। एक वाक्य और समझ लेते हैं, थोड़ा ठीक ठाक सा। देखो, मैं कहता हूं कि आप
अर्जुन के समान योद्धा बनिए। ठीक है, ये कोई वाक्य है। इसमें से अपन को छांटना है कौन प्रथम पुरुष है, कौन मध्यम पुरुष है, कौन उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो कहने वाला कौन हुआ, मैं कहता हूं। इसका मतलब मैं जो है ये कौन हुआ, उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं कहता हूं कि आप जो है ये कौन हुआ, मध्यम पुरुष। क्लियर, कि आप अर्जुन के समान क्या बने, योद्धा बने। अब इसमें से प्रथम पुरुष कौन सा होगा ये आपको छांटना है। ठीक है, तो इसमें सीधी सी बात है, प्रथम पुरुष कौन सा होगा भाई, अर्जुन होगा। सीधी सी बात है, किसके समान, अर्जुन के समान। जब अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्जुन के सम। ठीक है, तो अर्जुन क्या हुआ इसमें, प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी बोला जाता है, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, बोला जाता है। तो इतनी जानकारी यहां से आपको ठीक है। तो यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका क्लियर होता है। अब अगला है, अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें देखो व्यक्ति वस्तु, परिभाषा क्या होगी इसकी, व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति कोई वस्तु या स्थान या भाव की सर्वनाम के रूप में बोध हो। ठीक है, किसके रूप में, सर्वनाम के रूप में। किसका बोध हो, सर्वनाम के रूप में निश्चितता का बोध हो। ठीक है, निश्चितता का बोध हो। ठीक है, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के सर्वनाम के रूप में, किसके रूप में, सर्वनाम के रूप में निश्चितता का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। और निश्चयवाचक सर्वनाम के दो वर्ड हैं और दोनों हैं यह और वह। ठीक है, ये दो शब्द हैं और इनका यूज इसमें किया जाता है। अब सीधे से समझें अपन, निश्चित क्या चीज है, यह मेरा भाई है। ठीक है, निश्चित है, क्या हुआ निश्चित यहाँ पर, यह मेरा कौन है, भाई है। और यह जो है, अब इन दोनों को समझ लें, यह जो एक तो यह है और एक वह है। यह का प्रयोग जो होगा वो पास के लिए
और वह का प्रयोग जो होगा वो दूर के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर देखो यह मेरा भाई है, तो क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखो वाक्य, वह असहाय की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया। वाक्य में देखो निश्चितता क्या चीज की है। निश्चितता यह है भाई साहब, यह वह यानी जो व्यक्ति है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि वह जो है हमेशा असहाय लोगों की सेवा के लिए क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, तैयार रहता है, तत्पर रहता है। तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो है उसकी निश्चितता का यहाँ पर बोध हो रहा है कि वो हमेशा क्या है, तैयार रहता है निश्चित रूप से। ठीक है, तो इतनी हमन को इसमें समझना है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के सर्वनाम के रूप में जब उसकी निश्चितता का क्या है, बोध करवाया जाए तो उसे ही कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द हैं, वो हम पहले ही लिख चुके हैं, यह और वह। ठीक है, यह का प्रयोग पास के लिए और वह का प्रयोग दूर के लिए यहाँ पर जो है किया जाता है। क्लियर? अगला जो हम पढ़ेंगे वो देखिए आप, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के सबसे पहले शब्द देखो कौन से हैं। कोई या कुछ, दो शब्द हैं, एक तो है कोई और एक है कुछ। इनमें ध्यान रखें, इसका प्रयोग हमेशा किसके लिए, व्यक्ति के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग और इसका व्यक्ति के, ये इतना यहाँ पर समझना है हमको। तो कोई या कुछ दो शब्द हैं जिनका प्रयोग यहाँ पर जो है किया जाता है। क्लियर? ठीक है भाई, इतना यहाँ पर हमें जो है समझना पड़ेगा। जैसे कोई वाक्य में आपको लिख देता हूं। दूसरा, इसमें एक नियम और भी लगता है, एक तो व्यक्ति के लिए, दूसरा है यहाँ पर व्यक्ति के लिए प्लस सजीव के लिए, यहाँ पर आएगा निर्जीव के लिए। ठीक है, एक तो निर्जीव और एक सजीव, दोनों का यहाँ पर जो है प्रयोग अलग अलग किया जाता है। निर्जीव के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कठोर परिश्रम कर रहा है। ठीक है, कोई अनिश्चयवाचक है, यहाँ पर निश्चित व्यक्ति का नाम नहीं है, यानी निश्चित व्यक्ति भी यहाँ पर नहीं है, यानी कोई कठोर परिश्रम कर सकता है, पता नहीं कौन है। ठीक है, जीवन में आए हो तो कुछ कर लो। ठीक है भाई, जीवन में आए हो तो कुछ कर लो। कुछ किसके लिए, कुछ कोई काम के लिए, कोई अच्छे काम के लिए। यहाँ पर क्या है, इंगित
किया जा रहा है ये, लेकिन ये पे निश्चित नहीं है कि किस काम के लिए वो पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पर जो है काम निश्चित नहीं है और यहाँ पर व्यक्ति निश्चित नहीं है, और यहाँ पर दिया हुआ है परिभाषा में वही है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का सर्वनाम के रूप में अनिश्चितता का बोध हो। यानी कि अगर इसकी परिभाषा की करें अपन तो ये होगी अनिश्चितता का बोध, अनिश्चितता का बोध सर्वनाम रूपों में। ठीक है, और वही संज्ञा की परिभाषा है जिस संज्ञा का प्रयोग हम करते हैं जिस क्षेत्र में, यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर ही क्या है, सर्वनाम का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतना समझने की तो कोई ज़रूरत है नहीं है कि आप किस जगह पर किस प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग करेंगे। तो जहाँ पर संज्ञा का प्रयोग होता है वहीं सर्वनाम का प्रयोग करेंगे कहाँ, अनिश्चितता का जब बोध होगा तो सर्वनाम जो रूप है उनका प्रयोग वहाँ पर हुआ है, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें। जैसे सर्वनाम का रूप कौन सा है, कोई है और कुछ है, तो इनका यहाँ पर इन वाक्यों में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये कौन सा होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला जो है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि जिन वाक्यों में सीधा सा क्या है, क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको बोलेंगे प्रश्नवाचक। इसके भी वही दो शब्द हैं, कौन, दूसरा है क्या। नियम देख लो, किसके लिए भाई कौन का प्रयोग किसके लिए होगा, कौन जो है उसका व्यक्ति और सजीव के लिए, व्यक्ति तथा सजीव के लिए। ठीक, इसका क्या का प्रयोग, वस्तु तथा निर्जीव के लिए। निर्जीव के लिए किसका प्रयोग होगा, क्या का प्रयोग। ठीक है, तो ये दो प्रयोग हैं इनके और इन दोनों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, ध्यान दे, जब इनका प्रयोग जरूरी नहीं है कौन, क्या, कब, कैसे, इन सब का प्रयोग सर्वनाम के रूप में किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे जब तक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाएगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जब विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिया गया तो हम ये इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम में उनको नहीं सम्मिलित करेंगे, विशेषण के रूप में जब प्रयोग होगा। लेकिन जब सर्वनाम के रूप में प्रयोग अगर है तब हम इसका क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आज पिताजी क्या लाएंगे, ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग है, क्या का प्रयोग है। क्लियर, क्या लाएंगे, कोई निर्जीव वस्तु है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि सीधा सा क्या है, इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर, आगे देखो, अगला निजवाचक सर्वनाम, 5वें जो नंबर का है, निजवाचक सर्वनाम। निज सीधा सा है, नाम से ही पता लग रहा है, निज का मतलब होता है अपना, स्वयं का।
ठीक है। तो यहाँ पर जब स्वयं के बाद, जैसे मैं, यहाँ पर एक ही शब्द है इसका, मैं पहले बोल सका हूं आप या स्वयं, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई स्वयं कर लेता हूं, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई जो है स्वयं कर लेता हूं। क्लियर भाई? तो इसमें सीधी सी बात है, किसकी बात की जा रही है? अपने खुद के काम की, अपने खुद पर्सनल कार्य की यहाँ पर जब बात की जा रही है तो इसको बोलेंगे भाई साहब निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगर भाषा है तो निज यानी स्वयं या अपनत्व का बोध कराए, जब अपनत्व का क्या करवाया जाए, बोध करवाया जाए, तो उसको बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? अब इसमें कुछ और चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा है आगे, जब और सर्वनामों की डिटेल से जब हम परसर्ग यानी कि कारकों के रूप में जब चर्चा करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए क्लास भी ये बड़ी हो जाएगी। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरा इसको चैप्टर को कर देंगे, जिसको परसर्ग के साथ में जो प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का, तो उसकी हम एक बार चर्चा कर लेंगे 5, और अगला जो सर्वनाम आएगा अपना तो उसकी भी हम चर्चा अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद तब तक के लिए।